हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पेश है एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल पेपर। ये 2020-21 के लिए मेरी तरफ से बनाया हुआ सैम्पल पेपर है। इसको मैंने खुद बनाया है और इसको मैंने फेसबुक और दूसरे ज़रिए से आप लोगों तक पहुंचाया था, जिसका सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, यानी इसका आंसर शीट और इसका डिस्क्रिप्शन भी जो भी हो सकता है कम से कम टाइम में उसको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नॉट वेल नोन इज टर्म एज, जो चीज़ जिसकी जानकारी ना हो। ठीक है, नॉट वेल नोन, जिसकी जानकारी ना हो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए है ऑब्सक्योर, दूसरा बी है रिवील, सी है क्लियर और डी है ऑब्सलीट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नॉट वेल नोन का जो मीनिंग होगा वो ऑब्सक्योर से मिलता है। ठीक है, ऑब्सक्योर इज द करेक्ट आंसर। ऑब्सक्योर मीन्स नॉट वेल नोन, किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो उसे हम ऑब्सक्योर बोलते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मार्क द मीनिंग दैट बेस्ट फिट्स द वर्ड स्पेसियस। ठीक है, स्पेसियस का मीनिंग किससे फिट होता है सही, उस पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, आंसर ए है लोनली एंड वाइड। ठीक, अकेला और जनरली। ठीक है, बी है बिग एंड वाइड, बड़ा और चौड़ा। सी है स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट, डी है ऑल ऑफ दीज। तो स्पेसियस आपको मालूम है ज़्यादा जगह को बोलते हैं स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग एंड वाइड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द weatherman has predicted that it dash in Ranikhet tonight। ठीक है, वेदरमैन ने क्या प्रेडिक्ट किया है, प्रेडिक्टेड, यहाँ पे क्या है, प्रेडिक्ट किया है। प्रेडिक्शन किस चीज़ के लिए होता है, फ्यूचर का प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें किस वर्ड से फ्यूचर का पता चल रहा है, विल स्नो या इज स्नोइंग, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, इज स्नोइंग मीन्स प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर टेंस यूज करना है। तो विल स्नो, द वेदरमैन हैज प्रेडिक्टेड दैट इट विल स्नो इन रानीखेत टुनाइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विल स्नो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग अ वर्दी डैश टू आइजैक न्यूटन। ठीक है, द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उनको किनके जैसा बताया है, आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका आइजैक न्यूटन का क्या हो, सक्सेसिंग है, सक्सेसर है या सक्सीड है। ठीक है, तो जो भी पीछे चलता है उसको हम सक्सेसर बोलते हैं। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन पुराने साइंटिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग आज के साइंटिस्ट हैं, तो वो उनके सक्सेसर के रूप में बताया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सक्सेसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, माई फ्रेंड हैज़ वन ऑफ द डैश कार्स ऑन द रोड। ठीक है, वन ऑफ द डैश कार्स यानी सब में से एक बताया है। तो क्या हो जाएगा, जब सब में से एक हो जाता है तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए है फास्ट, बी है फास्टर, सी है फास्टेस्ट। ठीक है, डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वन ऑफ द कार्स यानी सारे कार्स में एक, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा, यानी कि फास्टेस्ट कार। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फास्टेस्ट कार ऑन द रोड। माई फ्रेंड हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट कार ऑन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। वर्ड है आपका प्रोक्योरमेंट। ठीक है, प्रोक्योरमेंट में क्या हो जाएगा, स्पेलिंग इसका PROCUREMENT। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रोमित डैश फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। ठीक है, रोमित ने हैव टू होगा, हैज टू होगा या हैड टू होगा। क्या रोमित फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। ठीक है, उसको रोमित को ख़त्म करना है। ठीक है, बिफोर बाहर खेलने आने से पहले उसे ख़त्म करना है। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, वो ख़त्म करेगा तभी वो खेलने आएगा। तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, रोमित हैज़ टू। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रोमित हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिपिन बाबू हैज़ वर्कड हियर डैश 2003। ठीक है, आपको अगर पुराने वीडियोज़ में देखा है, आपने अगर देखा है तो उसमें बता रखा है कि अगर आपको फिक्स टाइम पता है, ठीक है, अगर वक्त आपको सही पता है, लिमिटेड वक्त है, तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे वक्त नहीं पता है, लॉन्ग टाइम हो गया या कुछ भी ऐसा बता दिया, कुछ समय से, यानी समय की अगर सीमा नहीं है, आपको पता नहीं है इस समय के बारे में, तो आप फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समय आपको पता है कि 2003 से काम कर रहे हैं, तो सिंस यहाँ लगाएंगे, ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सिंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वी हर्ड विथ dash that the lion had been
रिकैप्चर्ड, ठीक है, हमने सुना है, विथ किससे सुना है, रिलीविंग या रिलीवेंट या नन ऑफ दिस, तो हमने सुना है किससे, रिलीवेंट सोर्सेज से, ठीक है, रिलीवेंट यानी कि सही जो सोर्स होते हैं जो खबर देते हैं उनके बारे में। वी हर्ड विथ रिलीवेंट यानी उनसे जुड़ा हुआ क्या खबर है, द लाइन हैड बीन रिकैप्चर्ड, लाइन को फिर से पकड़ लिया गया है। तो कोई भी बोलेगा तो आपको यकीन नहीं होगा। रिलीवेंट जो सोर्स है यानी अगर फॉरेस्ट का कोई आदमी बताया या कोई अथॉरिटी ने बताया तो उसको हम रिलीवेंट बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है यहाँ पे आंसर है रिलीवेंट, ठीक है। 9 क्वेश्चन इंग्लिश के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उर्दू का शुरू होगा, 8 क्वेश्चन उर्दू के, फिर 8 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, माँ का ख्वाब नज्म किसने लिखी है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, माँ का ख्वाब नज्म किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, ये है हमारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, पहला ही नज्म है उर्दू की किताब में 8th के लिए। 9 क्वेश्चन नंबर 11, जमर्द से सी पोशाक के माने क्या है, जमर्द सी पोशाक के क्या माने हैं, ठीक है। तो जमर्द एक पत्थर होता है जिसका कलर होता है हरा, ठीक, ग्रीन कलर का पत्थर होता है उसको जमर्द बोलते हैं। तो जमर्द सी पोशाक मतलब हरा लिबास, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा लिबास, ठीक है। 9 क्वेश्चन नंबर 12, मुहावरे का मतलब क्या होता है, क्या है मुहावरा, मुहावरा है आपका मुर्ग की एक टांग, ठीक है, मुर्ग की एक टांग का मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का मतलब होता है सिर्फ एक सहारा, एक टांग वाला मुर्ग पालना, अपनी बात पर रहना या मुर्ग की टांग खाना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपनी बात पर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मेजर ध्यानचंद की पैदाइश किस सन में हुई थी, ठीक है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के कैप्टन थे, ठीक है, बहुत ही जादूगर इनको कहा जाता था, हॉकी का जादूगर कहा जाता था इनको, ठीक है। तो ये इनकी पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी 1905 में, करेक्ट आंसर इज ए 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलते दीपक रात के डैश में घाव लगाए जाए, ठीक है, ये नज्म है फिराक गोरखपुरी की, उसका एक मिसरा है उसमें, उस नज्म का एक लाइन है, जलते दीपक रात के डैश में घाव लगाया जाए, तो कहाँ पे घाव लगाया जाए, दिल में घाव लगाया जाए, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका है दिल में घाव लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, के.एल. सहगल किस लिए मशहूर है, के.एल. सहगल किस फील्ड के लिए, किस फील्ड के मशहूर आदमी है। पहला है आपका ए है मौसीकी, दूसरा है मौसीकी अदाकारी यानी फिल्म से जुड़े हुए, ठीक है, दूसरा है खेल कूद से जुड़े हुए हैं, या फिर इल्म नफ्सियात के मशहूर हैं, या इल्म नुजूम के मशहूर हैं, इल्म नुजूम के लिए मशहूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौसीकी अदाकारी यानी फिल्म से रिलेटेड है के.एल. सहगल साहब, ठीक है, इन्होंने गाना भी गाया और एक्टिंग भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इब्न इंशा की कहानी किस मुल्क की है, इब्न इंशा की कहानी किस मुल्क की है। तो इब्न इंशा एक चैप्टर है, उसमें इब्न इंशा कहाँ जर्मनी जाते हैं, ठीक है, तो वो जर्मनी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है उर्दू का, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी जी जनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे। तो महात्मा गांधी जी लॉयर थे और वो वकालत का काम करते थे, ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का शुरू होता है, ठीक है, कविता ध्वनि के कवि कौन है, ठीक है। ध्वनि एक कविता है जिसके लेखक हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी, करेक्ट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मृदुल शब्द का अर्थ क्या है, मृदुल, ठीक है, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महान आदमी, इसमें महान शब्द क्या है, ठीक है, किसी संज्ञा, आदमी क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होता है वो होता है विशेषण, ठीक है। तो महान आदमी में महान क्या है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधर्म से डरने वाला क्या कहलाता है, अधर्म से यानी कोई गलत काम हो रहा है उससे डरने वाले को हम क्या बोलते हैं, धर्मभीरु, धर्मकारी, धर्मरक्षक या धर्मेंद्र। तो हम इसको धर्मभीरु बोलते हैं, ठीक है, धर्मभीरु बोलते हैं अधर्म से डरने वाला, जिसको गलत काम से डर लगता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस साल में प्रदर्शित हुई थी, ठीक है, पहली बोलती फिल्म जो थी आलम आरा उसमें कब हुई थी, 1931 में ये फिल्म आई थी, 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आरामदेह शब्द में देह क्या है, ठीक है, जिसको, ठीक है, आरामदेह शब्द में देह क्या है। तो देह यहाँ पे प्रथम प्राय प्रमेय प्रत्यय, ठीक है, तो इसमें जो देह है वो प्रत्यय है, ठीक है, जिससे देह मतलब क्या, आरामदेह यानी देने से मतलब, ठीक है, आरामदेह सुख दे,
ठीक है, दुखदेही, तो ये सारे दुखदेही वर्ड हो गए, ये सब प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक, पुराने ज़माने में जब रुपीज़ नोट का सिलसिला नहीं था तो उस टाइम किसी भी चीज़ के लेने के लिए हम कुछ सामान देते थे तो कुछ सामान मिलता था, या कोई सेवा देते थे तो कोई सेवा मिलता था, तो इसको हम कहते थे वस्तु विनिमय। ठीक है, इसको हिंदी में वस्तु विनिमय कहते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। इनमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? ठीक है, संज्ञा का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं? भाववाचक, संख्यावाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? ठीक है, तो संख्यावाचक इसमें संज्ञा का ये प्रकार नहीं है। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ से साइंस ईवीएस शुरू होता है। ठीक है, तो 26 नंबर है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड अनवीडिंग। ठीक है, यानी कि वीड्स को निकालने को हम अनवीडिंग कहते हैं। दूसरा है डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। ठीक है, जो डैमेज सीड होते हैं सड़े हुए, वो पानी पे ऊपर तैरते हैं, तो ये सही बात है। तीसरा है फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले हम सॉइल यानी कि मिट्टी की तैयारी करते हैं, तो ये भी सही है। वी नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने के लिए हमको ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, नहीं है तो हम खाद पानी देकर उसको न्यूट्रिएंट्स तो बढ़ाते हैं। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स जो है यही एक गलत है। गलत क्या है इसमें? वर्ड गलत है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, वीड्स को हटाने को वीडिंग ही कहते हैं, अनवीडिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स। क्या फिक्स करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल के फर्टिलिटी के लिए वो क्या फिक्स करता है? ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किस चीज़ से होता है? प्रोटोजोआ से, वायरस से, एल्गी से या फंजाई से? प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। ठीक है, इसी को लेकर मच्छर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ब्लड के जरिए। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, लेकिन क्या प्रोटोजोआ होता है, इसको फैलाते हैं मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ। सोइंग मतलब क्या होता है? बीज डालने को हम सोइंग बोलते हैं। ठीक है, प्लांटिंग सीड्स इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, सिंथेटिक फाइबर्स आर प्लास्टिक्स लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर होते हैं प्लास्टिक या नेचुरल फाइबर होते हैं, ये सब इनको हम क्या ये बड़ी यूनिट्स में इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स होता है बहुत मर्स में जुड़ा हुआ है, यानी बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं लाइन से, इसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, डैश इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। आजकल जो कुकवेयर्स आते हैं खाना बनाने के बर्तन, उनके ऊपर नॉन स्टिकी के लिए, यानी नॉन स्टिकी बोलते हैं कुकवेयर्स को, उसमें चिपके ना खाना, उसके लिए उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, उस कोटिंग को हम बोलते हैं टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। ठीक है, टेफ्लॉन एक होता है प्लास्टिक की, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ताकि खाना उस पर चिपके नहीं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोक्लियर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके नाम है? ये दोनों नाम किसके हैं? एल्गी के हैं, फंजाई के हैं, बैक्टीरिया के हैं या वायरस के हैं? ठीक है, तो ये एल्गी के नाम है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, पेट इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ। पेट आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेट प्लास्टिक का एक टाइप है। ठीक है, पेट बोटल्स वगैरह बनते हैं, तो पेट का मतलब होता है पॉलीस्टर। ठीक है, पेट्रोल नहीं है, ठीक, पॉलीथीन नहीं है, पॉलीपॉड नहीं है। ठीक है, पेट का मतलब होता है पॉलीस्टर, पीईटी पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एलिमेंट्स विच पॉजेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की खासियत होती है, दोनों की कैरेक्टर होती है, पाई जाती है, तो उसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, मेटलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, विच इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? दे आर ब्रिटल, ये सही है।
ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, उनके ऊपर अगर थोड़ी से मारेंगे तो टूट जाते हैं नॉन मेटल, ठीक है। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स क्या होता है, पीटने पे वो चादर की तरह यानी पतला हो जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मेटल की होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। दे आर डल, ये सही है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, विच इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। इसमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है, तो कोल फॉसिल फ्यूल है, बायोफ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, जमीन के अंदर से निकलते हैं। जो बायोफ्यूल है ये आजकल का नया फ्यूल है जिसको हम बनाते हैं अलग मेथड से, यानी कि जो कचरा वगैरह होता है उससे हम बायोफ्यूल निकालते हैं रिसाइकलिंग करके। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ये बायोफ्यूल जो है हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। फ्लेम के 3 डिफरेंट जोन्स होते हैं, विच इज द ल्यूमिनस जोन, उसमें से रोशनी किस जोन से आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका है मिडिल जोन, ठीक है। करेक्ट जोन जो है वो जो बीच का जो जोन होता है उससे ल्यूमिनस होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, जो रोशनी जो आती है वो मिडिल जोन से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, डैश इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड्स, ठीक है। रोड्स के ऊपर बिछाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसका नाम क्या है। डीजल, नैफ्था ये सब तो नहीं होता है, रॉकस्टोन तो है ही नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बिटुमिन, बिटुमिन जो होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम का सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो होता है काला काला सा होता है, पिच जिसको बोलते हैं, तारकोल भी बोलते हैं। बिटुमिन जो होता है उससे हम रोड्स के ऊपर बिछाते हैं, काला कलर का जो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू कंट्रोल फायर्स, ठीक है। इसमें से कौन सा कैसा गैस है, O2 ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गैस है जो कंट्रोल करता है फायर्स को, यानी फायर को रोक सकता है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर को रोकता है, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर के रखते हैं पाउडर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, डैश ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अर्थ से जो हीट निकलता है रिफ्लेक्ट होता है, यानी सन से जो हीट आता है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो कौन से इनमें से कौन सी चीज उसको रोक के रखती है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, यानी गर्मी को धरती के अर्थ के एटमॉस्फेयर में रोक के रखने को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन से गैसेस जिम्मेदार हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, ये तीनों इसके लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और ये वाटर वेपर्स भी होता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नोन एज। तो बचपने और जवानी के बीच का जो एज होता है, ट्रांजिशन जहाँ से बदलता है आदमी बचपन से और जवानी के बीच में जाता है, नौजवानी जिसको बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस यानी ये उम्र जो होता है 16 से 18, 10th 11th 12th का जो एज होता है वो एडोलेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज, ठीक है। बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है तो उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो उसकी कमी से हमारी होती है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेते हैं और ये इंसुलिन हार्मोन पैदा होता है हमारे पेनक्रियाज से, ठीक है। पेनक्रियाज ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सी, डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज। बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आउट विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन ट्यूब फर्टिलाइजेशन या इन लैब फर्टिलाइजेशन। तो उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF बोलते हैं, ठीक है। IVF शॉर्ट फॉर्म है और एक और नाम है उसका टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब, TEST टेस्ट, और ट्यूब जो होता है आपका TUBE, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि उसको पुराना नाम है इसका, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन अगर किसी वजह से बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा तो हम लैब में फर्टिलाइज करते हैं उसको, ठीक है। उसको टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, ए टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। टैडपोल जो होता है यानी फ्रॉग का जो बच्चा होता है वो डेवलप होता है एडल्ट फ्रॉग में, फ्रॉग बनता है किस प्रोसेस के थ्रू, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसमें, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है जिससे वो फ्रॉग बनता है, टैडपोल एक फ्रॉग बन जाता है। करेक्ट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, कैरी डैश कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। क्या चीज़ है जो जीन ट्रांसफ़र करता है, एक माँ बाप से बच्चे में जो जीन ट्रांसफ़र होता है वो क्या चीज़ ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा क्रोमोसोम्स। ठीक, क्रोमोसोम्स होता है वही हेरिडिटी के थ्रू जीन्स को ट्रांसफ़र करता है, दादा माँ बाप का बच्चे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। ठीक है, इनमें से कौन सा सिंगल सेल है जिसको हम अपने आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, बिना किसी माइक्रोस्कोप चश्मे के देख सकते हैं। ठीक है, एग, टेडपोल, लार्वा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो एग जो होता है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, यू फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन 40 टाइम्स है, 1 सेकंड में जितने बार ऑसिलेशन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक है, तो 40 ऑसिलेशन होता है 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 ऑसिलेशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर है ये 10 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है हमारा पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाता है तो लाउडनेस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, तो जो लाउडनेस है वो कितने बार में बढ़ता है, यानी कितने फैक्टर से बढ़ता है। तो एम्पलीट्यूड ट्वाइस होता है यानी 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो हमारा लाउडनेस 4 टाइम्स बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर इज 4 टाइम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, which scientist showed that lightning and spark from our clouds are essentially the same phenomenon। जो लाइटनिंग होती है आसमानों में वो और जो हमारे कपड़े में जो स्पार्क होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से, तो ये दोनों सेम फिनोमेना है। किस साइंटिस्ट ने ये शो किया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 52, डैश रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, क्या चीज़ होता है, डैश रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड का होता है उसको कम करता है। ठीक है, और यही गैस मिक्स होता है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है और आदमी का कभी कभार डेथ भी हो जाता है जिसकी वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ये हो भी चुका है, दिल्ली में चैलेंज कंपटीशन हुआ था कोल्ड ड्रिंक पीने का, उसमें ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया था तो उसमें डेथ भी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ऐसा मेंबर कौन नहीं। एस्ट्रॉयड जो होता है वो सोलर सिस्टम में होता है, सैटेलाइट भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, कॉन्स्टेलेशन जो होता है कॉमेट, ठीक है, कॉमेट भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, कॉन्स्टेलेशन जो होता है बहुत सारे तारों का जो समूह होता है कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं उसको, तो वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सोलर सिस्टम में एक स्टार होता है, जैसे एक सन है हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, वैसे एक सन का सोलर सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। रेटिना में जो इमेज बनता है, जो हम आँख से देखते हैं जो इमेज बनता है वो तुरंत गायब नहीं होता है हमारे रेटिना से, बल्कि कुछ देर तक रहता है। कितनी देर तक परसिस्ट करता है वो, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड का वो 16वां भाग जो होता है, यानी कि 1 सेकंड का 16वां भाग जितना समय होता है उतने समय तक हमारे रेटिना में वो इमेज बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट साइंस का क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ। फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज़ को, मूविंग चीज़ को उसी स्पीड में मूव करते रहने के लिए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कोई चीज़ स्लाइड होकर जा रही है किसी स्पीड से तो उसको उसी स्पीड में रखने के लिए जो ताकत लगती है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर है डी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ, अब हमारा मैथ्स का क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट इन बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 55 एंड 56। 55 और 56 के बीच में, 55 और 56 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। तो आपको इसमें
स्क्वायर करके गिनने की ज़रूरत नहीं है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जो पहला नंबर है इसका 2 गुना होता है, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है उसका 2 गुना होता है नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर, नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर, इनके बीच में, स्क्वायर्स के बीच में होता है आपका 2 इंटू फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे 2 इंटू 55 क्या हो जाएगा, 110। फॉर एग्जाम्पल आप मैं बताता हूँ, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो आप सीधा बोल सकते हो 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो कौन कौन सा जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 4 और 9 के बीच में कितना क्या कौन सा है, 5 6 7 8 9 7 8, ठीक है। 5 6 7 8 4 डिजिट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 2 इंटू एन लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। ए में क्या है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो ये तीनों में, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों में क्लोज्ड होता है। क्लोज मतलब कि यानी कि अगर दो रैशनल नंबर को जोड़ा जाए तो वो भी तीसरा भी रैशनल नंबर ही होगा, घटाया जाए तो भी रैशनल नंबर ही होगा, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो भी रैशनल नंबर। सिर्फ डिवाइड करने पे वो जरूरी नहीं कि रैशनल नंबर हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता करना कौन सा है इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 10 के 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी मैंने बताया है अपने पुराने वीडियो में, ठीक है। आपको पहला और आखिरी दोनों को जोड़ देना है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। तो 6 10 और 6 कितना होता है 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16। यहाँ पे 9 5 14 ये नहीं होगा, ठीक है। 7 और 11 11 7 18 ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आप वैसे भी करके देख सकते हैं, 6 6 से 36 होता है, ठीक है। 6 6 से 36 प्लस 8 8 से 64, ठीक है। 36 प्लस 64 क्या हो जाएगा 100, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, दैट मीन्स ये सही है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 59, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q एंड p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p by q के शक्ल में अगर कोई नंबर है, किसी नंबर को हम शो करते हैं और p और q दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, q लेकिन 0 से 0 नहीं हो सकता, ठीक है। q 0 नहीं हो सकता, तो इस केस में ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो कि तीनों से डिविजिबल, चारों से 3 4 5 6 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 4 5 6 को हम इसको परफेक्ट यानी कि इनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। स्मॉलेस्ट निकालना है ना, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट पहले वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे हम जो इन चारों से डिवाइड होते हैं। तो चारों से डिवाइड होने वाले नंबर को क्या बोलते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 3 4 5 6 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 3 4 5 6 का, 3 4 5 6, ठीक है। 3 से हम करेंगे, 3 1 3, 4 वैसे लिख देंगे, 5 वैसे लिख देंगे, 3 2 6, फिर 2 से करेंगे हम 2 2 4, 2 1 2, 5 वैसे आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6, 6 2 12, 12 16, ठीक है। 60 आ गया आपका कॉमन एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 60 आ गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी 60 में क्या है, 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 60 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में देखिए क्या क्या आ रहा है हमारा, 3 कहता है एलसीएम में जो आया था 3 × 2 × 5, ठीक है, × 2, ठीक है। ये था हमारा एलसीएम, 3 × 2 × 5 × 2 60 होता है, ठीक है। 3 2 6, 2 12 60। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसमें ये देखिए दो यहाँ पे पेयर में है, ठीक है। तो इसका ये हमारा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 5 का पेयर नहीं है तो हम 3 और 5 के हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 5 से, तो हमारा ये 3 का पेयर हो गया और ये 5 का पेयर हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारा नंबर हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई किया है ना तो 60 पहले से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो क्या हो जाएगा 15 6 90 और ये 0 पहले से है, ठीक है।
तो कितना हो गया हमारा 900। ठीक है, तो 900 वो सबसे छोटा नंबर है जिस जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई भी यानी पूरी तरीके से डिवाइड भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम में फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए जिस नंबर की कमी है उस नंबर को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इन ए गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स। कोई डेटा दिया हुआ है आपका, उसमें सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट जो डेटा जो ऑब्जर्वेशन है, जो भी नंबर है या कुछ भी है, उसका जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड इज। दो मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दो के मल्टीपल मिलने का। यानी अगर एक डाइस में देखेंगे तो हमारे क्या क्या होता है, डाइस में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो इसमें 2 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 2 है और 4 है और 6 है। यानी कितने हो गए, 3 हो गए, 1, 2, 3। तो 6 में से 3, 6 में से इन टोटल 6 आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स में से कोई भी 3 आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो 3/6 हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। 3/6 को हम बोल सकते हैं 1/2। ठीक है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, हाफ। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन एन ऑर्डर आर इन द रेशियो 3:7:6:4। ठीक है, इसमें कोई सा भी इक्वल नहीं है। इस रेशियो में देखेंगे कहीं पे भी इक्वल नहीं दिख रहा है, तो 3:3 नहीं, 7:7 नहीं। तो काइट में क्या होता है, साइड वाले जो दो साइड आमने मतलब आजू बाजू के दो साइड्स बराबर होते हैं काइट में। तो बराबर होने का मतलब सेम टू सेम रेशियो होना चाहिए। तो काइट नहीं है, हो सकता है रोम्बस में भी आमने सामने के बराबर होते हैं, रोम्बस भी नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम में भी आमने सामने के बराबर होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ट्रेपीजियम ऐसा है जिसमें बराबर नहीं होता, सिर्फ पैरेलल होता है आमने सामने का। ठीक है, बराबरी का कोई बात नहीं है, तो ये हमारा ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, आप रेशियो देख के बता सकते हैं। अगर इसमें कोई भी दो साइड बराबर होता तो हम काइट या रोम्बस या पैरेलल बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 64। अनी हैज अ फार्म लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, अनी के पास एक लैंड है जो कि ट्रायंगुलर है शेप में। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन एन ऑर्डर ऑफ द फार्म लैंड। ठीक है, फार्म लैंड है ट्रायंगल के शेप में। ठीक है, ऐसी फार्म लैंड से अगर निकाल दिया जाए ऐसे, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, इसको इन ऑर्डर ऑफ द फार्म लैंड, तो इन तीनों का सम क्या होगा। ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या होगा, तो अगर आपको निकालने के बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाता है, 180 होता है ट्रायंगल के अंदर का सम। ठीक है, तो आपका ये जो है x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, अंदर का ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि तीनों का सम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180, 180, 180, 3 लाइन है ना, तो 180 × 3। ठीक है, टोटल हो गया इसमें हमारा 180 × 3 यानी कि 540। ठीक है, ये तीनों स्ट्रेट एंगल का सम जो हो गया वो हमारा हो गया, स्ट्रेट एंगल का सम कितना हो गया हमारा 540। 3 है, 3 × 180। अब बीच में जो इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के वो इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तभी तो एक्सटीरियर एंगल का आएगा सम। तो इंटीरियर एंगल्स के सम कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे, 540 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 360। ठीक है, 360 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारा 360। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स में उनका सम हो जाता है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। 15 एडेड टू थ्राइस ए होल नंबर गिव्स 93। ठीक है, क्या है, 15 एडेड टू ए थ्राइस ऑफ होल नंबर। ठीक है, मान लीजिए कि वो नंबर x है। ठीक है, थ्राइस ऑफ x, थ्राइस x हो गया 3x। ठीक है, थ्राइस मतलब कि 3 गुना। 15 एडेड, इसमें 15 जोड़ना भी है। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका ये 15 एडेड टू थ्राइस ऑफ ए नंबर। ठीक है, वो नंबर आपको पता नहीं x है, 15 + 3x। ठीक है, ये नंबर क्या देता है आपको 93 देता है।
ठीक है, जिसकी इज 93। व्हाट इज द नंबर, तो आपको नंबर बताना है क्या है। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 93 में से 15 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 93 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13, यहाँ हो जाएगा 7, 8 8 माइनस 1 7 78, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 2 6 और 3 6 18, आंसर आ जाएगा हमारा 26। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आप देखिए क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 25 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, दो नंबर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम दो नंबर हैं। ठीक है, जिसमें से एक नंबर ये दे रखा है 25 250, वन नंबर इज 250, दो नंबर है, उनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 25 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ठीक है, 25 टाइम्स एचसीएफ। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया आपको, यानी एलसीएम की जगह पे आप 25 एचसीएफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 2340। एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 2340 के बराबर है, यानी कि एल प्लस एच इक्वल टू 2340। ठीक है, तो अब आप एलसीएम की जगह पे एचसीएफ लिख सकते हैं 25 एचसीएफ, एलसीएम की जगह पे एल की जगह पे हम लिख देंगे 25 एच। ठीक है, एल की जगह पे हो गया 25 एच प्लस एच, एक और एच। ठीक है, ये एच हो गया प्लस एक और एच, ये बराबर है किसके 2340 के। 25 एच प्लस एच कितना हो जाएगा हमारा 26 एच। ठीक है, 26 एच इक्वल टू 2340। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2340 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, इसको कट करेंगे, आपको पता नहीं 26 कटेबल तो 13 से कट कर दीजिए। ठीक है, 2 1 2 2 3 6, 2 से इसको कट करेंगे 2 1 2 2 1 2 2 7 14 2 0 0। अब तो 117 दिख रहा है आपको, 13 9 117 होता है, 13 9 120 13 0 0 90। एच क्या आ गया आपका 90, तो एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 25 टाइम्स 90। ठीक है, 25 एच है ना, तो 25 टाइम्स क्या हो जाएगा 25 9 से 225। ठीक है, क्या आ गया आपका 2250 हो गया एल। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, दो नंबर हैं आपके, मान लीजिए कि एक्स और वाई दो नंबर हैं, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर, इनका मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी क्या आपको एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, दोनों पता है। ठीक है, और एक नंबर भी पता है आपको 250 एक नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नंबर आपका 250 है। ठीक है, और दूसरा नंबर आपको पता करना है, आपको पता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि वो नंबर एक्स है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर हो जाएगा आपके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, एल इंटू एच। ठीक है, तो एल आपको पता है, एल क्या है, एलसीएम क्या है 2250। ठीक है, और एचसीएफ क्या है आपका 90। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा तो 250। ठीक है, अब इसको कट कर ले आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 25 से हम 5 से कट करेंगे तो 5 5 25, इसको 5 से कट करेंगे तो 5 4 20 और 5 5 25। ठीक है, 45 से कट गया तो 5 9 45, ये भी कट जाएगा, 9 9 81। ठीक है, और ये 1 0 पहले से है, आंसर हो गया 810। दूसरा नंबर क्या है 810। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कहाँ पे 810, ये है आपका 810। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर 810। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा हूँ आपके। ठीक है, तो पसंद आ रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 67, अर्पिता's प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। ठीक है, अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है वो शिल्पा के 3 से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, एज इज थ्राइस
शिल्पा। इफ शिल्पाज एज 3 years ago was x, 3 साल पहले शिल्पा की एज अगर x थी तो अर्पिता की आज की एज कितनी है? तो 3 साल पहले अर्पिता शिल्पा की एज x थी, मतलब 3 years ago was x, 3 साल पहले x थी, तो 3 साल के बाद यानी अभी कितनी हो जाएगी? x + 3, ठीक है। अभी की एज क्या हो जाएगी? x + 3। तो इस एज से 3 गुना ज़्यादा है अर्पिता की एज, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 गुना ज़्यादा हो गए। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? 3 × x + 3, ये है हमारा करेक्ट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 23xy - 46x + 54y - 108 इज, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा हमारे साथ, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या है आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 23xy है, ठीक है, 46x है, 54y है, 108 है, ठीक है। तो 23xy और यहाँ पे y है, ठीक है, xy है और यहाँ पे y है। यहाँ पे क्या है? 46x है और यहाँ पे 108 है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या ले लेंगे? इसमें से हम ले लेंगे x, 23x अगर हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, 23x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा? यहाँ पे बचेगा y, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे क्या बचेगा? 23x इसमें से निकाल लेंगे तो 23 2 46 होता है, यानी y - 2, ठीक है। 23x इसमें दोनों से निकालो तो y - 2 बचा है। और इसमें से हम क्या निकालें? 54 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, प्लस 54 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा हमारा? y बचेगा। 54 2 108 होता है, तो यहाँ पे हम माइनस का -108 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो -2, तो y - 2 कॉमन हो गया, ठीक है। तो y - 2 कॉमन ले लेंगे, y - 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x + 5, ये हमारे दो फैक्टर आ गया, 3x + 5 और y - 2। तो कहाँ पे? 3 नहीं, 23 है, 23x + 5 और y - 2, ठीक है। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा हमारा। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज x² + 7x + 12 इफ इट्स ब्रेथ इज x + 3 देन फाइंड इट्स लेंथ। लेंथ इसका फाइंड करना था। आपको पता है कि रेक्टेंगल का आइडिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ ये है तो ब्रेथ भी इसका गुणनखंड ही होगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड निकाल देंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, तो जो दो फैक्टर्स आएंगे वही दोनों हमारा, एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, ठीक है। तो इसका फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? 7x को 4x + 3x में तोड़ेंगे, क्योंकि 4 से 12 होता है, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे x², ठीक है, x² + 4x लिख देंगे, इसको 4x + 3x हम लिख सकते हैं 7x को, ठीक है। और प्लस का हमारा 12 वैसे ही रहेगा जैसा है, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इसमें से x बाहर निकाला तो क्या बचेगा? x + 4, ठीक है। और इन दोनों में से 3 बाहर निकाला, प्लस 3 बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा? x + 4, ठीक है। अब इन दोनों को हम कॉमन लेंगे तो x + 4 हमारा कॉमन आ गया, क्या बचेगा हमारा? x + 3, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा? दो फैक्टर्स आएगा, x + 4 x + 3, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था हमारा? क्वेश्चन में था कि अगर लेंथ ब्रेथ जो है x + 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? x + 4, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, x + 4 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 100 बिलियन सेल्स, दिस नंबर कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज, ठीक है। 100 बिलियन को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने जीरो इसमें लगते हैं, ठीक है। तो 100 हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। इसमें बिलियन जोड़ना है, ठीक है। तो बिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, ठीक है। 1000 मिलियन, बिलियन मतलब कि 1000 मिलियन मतलब कि 3 जीरो, ठीक है। इसके बाद मिलियन का देखना है, ठीक है। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं, इक्याई, दहाई, 10, 100, 10,000 और ये लाख, ठीक है। ये 1 लाख हो गया, 1 लाख में 1 जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा 1 मिलियन हो गया, ठीक है। ये 1 मिलियन हो गया। उसके बाद 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 बिलियन हो जाएगा। और उसके बाद ये 100 बिलियन तो पहले बता रखा है, ठीक है। तो 100 बिलियन ये हो गया। तो कितने जीरो हो गए उसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 जीरो हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। तो 10⁻12 कौन सा है? ये, ठीक है। फिर से एक बार गिन लेते हैं, ठीक है। 100 ये हो गया आपका 100, ठीक है। उसके बाद 3 जीरो हो गया आपका, ये 3 जीरो यानी कि 1000 मिलियंस का 1 बिलियन होता है, ठीक है। उसके बाद 6 जीरो आपके
1 मिलियन के, ठीक है। 2 2 4 2 6 0, तो 6 3 9 2 11 व्यूज, 12 व्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कैसे हो गया आपका मंथ, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। उसके बाद 100,000 के बाद 1 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन, 1000 मिलियन, ठीक है। 1000 मिलियन का मतलब हो गया ये 1 बिलियन, तो ये इतना सारा हो गया 1 बिलियन आपका। उसके बाद ये 100 पहले से, फिर 100 बिलियन और, तो टोटल कितना हो गया 11 जीरो हो गया, 10 टू द पावर 11, 1 इंटू 10 टू द पावर 11, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -12, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी अगर x, कोई नंबर x है अगर, ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसको हम लिख देंगे 1/x, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा ये 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा 10 टू द पावर 12 है, ठीक है, 10 टू द पावर -12 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर -12, ठीक है। अब ये इसके बराबर हो जाता है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे सिंपल लिखेंगे 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस में आ जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डायरेक्ट आप इसके पावर को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा इसका 10 टू द पावर 12, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 10 टू द पावर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इफ 7/3% ऑफ ए नंबर इज 42, ठीक है, 7/3%, ठीक है, 7/3% ऑफ x कोई नंबर है मान लीजिए, ठीक है। किसी भी नंबर का हम परसेंट ऐसे निकालते हैं, 7/3% ऑफ x अपॉन 100, ये किसके बराबर 42 के बराबर है, ठीक है। तो आपको नंबर बताना है ये x बराबर क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 42 इंटू 100 पहले हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3/7, ठीक है। ये 7/3 मल्टीप्लाई होता है, इधर आएगा तो 3/7 हो जाएगा, तो 7 6 42 होता है, 600 हो गया, और 600 इंटू 3 1800, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1800। देखते हैं कहाँ पे आंसर हमारा 1800 हमारा ये है सी, ठीक है। करेक्ट आंसर है 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 73, आमना परचेज ए टॉय ऑफ ₹480, ठीक है, 480 इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी उसमें इंक्लूड है 480, ठीक है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 20%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय इज, ठीक है, अगर जीएसटी इसका 20% है तो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कितना 100 सिंपल क्लासिकल मेथड से आपको बताते हैं, शॉर्टकट भी बताएंगे, ठीक। क्लासिकल मेथड क्या है क्या, ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका है मान लीजिए x, ठीक है, और जीएसटी मिला के हो जाएगा हमारा 20% ऑफ x, यानी कि 0.20 ऑफ x, ठीक है, 0.20, ठीक है। 20% को हम पॉइंट डेसिमल में लिख दिया, तो क्या हो गया 0.20 ऑफ x इज इक्वल टू 480, ठीक है। x प्लस 0.20x इज इक्वल टू 480, तो x से पहले क्या है यहाँ 1 होता है, तो 1.20 x इज इक्वल टू 480, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 1.20, ठीक, ठीक है। ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 2 0 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये कट गया, 12 4 सा 48 और 2 0 पहले से, ठीक है। कितना आंसर आ गया 400, ठीक है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था 400, 400 का 20% कितना आ जाएगा 80, तो 480 उसको खरीदने में ये रेट मिला 480, सेलिंग प्राइस उसका था 400, करेक्ट आंसर इज बी 400। Next question is question number 74. A certain distance is being covered in 28 hours by walking at speed of 5 km/h, ठीक है। 28 घंटे में कोई डिस्टेंस है वो कवर होती है 5 km/h के स्पीड से, ठीक है। तो अगला सवाल है कि इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 2 km/h, अगर स्पीड को 2 घंटे ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, 2 घंटे पर आवर, 2 km/h, तो क्या होगा, देन इन हाउ मेनी आवर्स द सेम डिस्टेंस विल बी कवर्ड, वही डिस्टेंस पुराना हो गया था वो कितने घंटे में कवर होगा। जाहिर सी बात है जब आदमी का 2 km/h के हिसाब से बढ़ जाएगा तो 28 घंटे से कम ही लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो डिस्टेंस बराबर हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, समय गुणा स्पीड, यानी कितने स्पीड से गया और कितने समय तक चला, यानी टाइम,
ठीक है, तो कितना टाइम गया हुआ 28 घंटे 5 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, तो 28 गुणे 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि आगे कटने वाला है। तो डिस्टेंस में पता चल गया कितना 28 गुणे 5 है। अगर यही डिस्टेंस हमें अब कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि 2 किलोमीटर बढ़ चुका है। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब हमें कितना टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, जो भी डिस्टेंस आपने कवर किया उसको डिवाइड कर दिया हमारे स्पीड से, तो हमारा टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस आपने कवर किया है 28 गुणे 5। ठीक है, और आपका स्पीड हो जाएगा अभी हमारा 7 किलोमीटर पर आवर। तो 7 चौके 28 और 5 चौके 30, यानी कि हो गया हमारा 20 घंटे। 20 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका 20 घंटे। ठीक है, 20 घंटे कहाँ पे है, ये है हमारा 20 घंटे, सी। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बाई ट्रैवलिंग at a speed of 48 किलोमीटर पर आवर a car can finish a certain journey in 10 hours। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो एक सडन जर्नी है, यानी कि कुछ दूरी है, वो 10 घंटे में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अगर उसी डिस्टेंस को 8 घंटे में कंप्लीट करना है तो हमारी स्पीड क्या होगा। ठीक है, किस स्पीड से कार चलेगी कि सेम दूरी 8 घंटे में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा हमारा स्पीड गुणे टाइम, यानी कि 48 गुणे 10। ठीक है, तो हम वैसे ही रखेंगे डिस्टेंस को। अभी सेम डिस्टेंस हमको कवर करना है 8 घंटे में, तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड बराबर क्या होता है हमारा डिस्टेंस बराबर अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम हमें 8 घंटे में कंप्लीट करना है, तो डिस्टेंस हमारा 48 × 10। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, टाइम है 8 घंटे। ठीक है, तो 8 से 48 और 6 देंगे 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम चलेंगे तो 8 घंटे में सेम डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। कहाँ है आंसर, ये आंसर 60 किलोमीटर पर आवर, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ एज ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच कैन बी जस्ट accommodated in a cubical box of 2 मीटर एज। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स हो गया आपका, क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स भी क्यूब की तरह ही होता है। ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया। ठीक है, छोटा क्यूब है एक। ठीक है, छोटा क्यूब है, छोटा क्यूब का क्या है 20 सेंटीमीटर इसका एज है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े क्यूबिकल बॉक्स का कितना है 2 मीटर। ठीक है, तो ये छोटे वाले कितने ये छोटे वाले क्यूब्स इस बड़े क्यूबिकल बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम देख लेंगे, इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम से छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो उतना आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 × 4 × 8। ठीक है, 8 क्यूबिक मीटर। तो ये ध्यान देना है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो हम इसको या तो इसको मीटर में कर लेंगे या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो मैंने हमेशा बताया मीटर सेंटीमीटर में चेंज करने का तरीका, अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन से जाके ऊपर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 8 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 2 0 लगा देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब है मतलब कि 3 टाइम्स जो हमने ये काम किया उसको 3 बार करना है। क्यूब है तो स्क्वायर रहेगा तो 2 बार, क्यूब है तो 3 बार, 3 बार मतलब कि 2 0 पहले लगाया, फिर 2 0 लगाया, फिर 2 0। ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया इसका वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। और इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, छोटे वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 20 का क्यूब क्या आ जाएगा 2 × 4 × 8। ठीक है, और कितने 0, 3 0 लग जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर छोटे वाले क्यूब का। और इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 2 कितने 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 1 2 3 0। ठीक है, 8 एकम 8। ठीक है, कितने 0 बचे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो कितना हो गया हमारा 1000। ये छोटे वाला क्यूब हमारा 1000 क्यूब इसके अंदर बड़े वाले क्यूबिकल बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर देखते हैं इसमें कहाँ पे है हमारा 1000। ठीक है, 1000 इसका आंसर हो गया। 1000 कहाँ पे है 1000, सी है हमारा 1000, सी है 1000। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स इज 1:2 एंड हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3. द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, ठीक है, दो सिलेंडर है, ठीक है, बनाने की तो जरूरत नहीं है उसमें सिलेंडर, ठीक है, मान लीजिए सिलेंडर ए और बी है, दो सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ से बता देते हैं दो सिलेंडर्स हैं, एक और ये दो, ठीक है, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, इन दोनों का जो रेशियो है, उसका जो रेडियस का जो रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है, इसका अगर R1 है, इसका R2 है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो है 1:2 का है रेडियस का, और H1 H2 जो है इन दोनों का रेशियो है 2:3. द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो बताना ये है कि इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा. तो वॉल्यूम 1 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, ठीक है, पाई R स्क्वायर H, ठीक है, इसमें R1 हो जाएगा, इसमें H1 हो जाएगा. वॉल्यूम 2 जो होगा वो हो जाएगा हमारा पाई R स्क्वायर R2 स्क्वायर एंड H2, ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम 2 हो गया. अब रिलेशन क्या है, R1 R2 का क्या रिलेशन है, R2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1:2 का है, यानी कि 2R1, R2 कितना हो जाएगा, यानी हमारा R1 और R2 का जो रेशियो है वो है 1/2 का, 1:2 का. तो R2 को हम लिख सकते हैं, R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2R1, ठीक है, R2 की जगह पर 2R1 लिख सकते हैं, और H2 की जगह पे यानी H1/H2 बराबर है 2/3 के, ठीक है. तो H2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा 3/2 H1, ठीक है, 3/2 H1 लिख सकते हैं. तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों वॉल्यूम जो है V1 V2 के जगह पे हम V1 तो ठीक है, ठीक है, V1 तो ठीक है, V1, ठीक है, V1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H, ठीक है, अपॉन V2 कर देंगे. तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई, ठीक है, R2 स्क्वायर था तो R2 की जगह पे हम 2R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और H की जगह पे हम 3/2 H लिख सकते हैं, ठीक है, H1 है, ये H1 भी हो गया. तो R1 से R1 कट जाएगा, ठीक है, H1 से H1 कट जाएगा. तो यहाँ पे 2R1 स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा 4R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा. तो ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 1/4 इंटू 3/2, ठीक है, 2 से ये 4, 2 to the 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/6, 3 to the 6, तो कितना हो जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, यानी क्या रेशियो हो जाएगा 1:6 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 1:6 का रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के बीच, ठीक है. उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको. ये क्या हो जाएगा 1:6, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78. हर क्वेश्चन पेपर में 4-5 सवाल ऐसे थोड़े लंबे टफ होते हैं जिससे मेरिट बनता है, ठीक है. आसान क्वेश्चन तो हर आदमी थोड़ा अच्छा कर देता है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसके लिए अगर आपने टाइम बचा के रखा है क्वेश्चन पेपर में तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगा के, और वही मेरिट आपका बनाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78. ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है. एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर, इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर का है, उसको हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में कट करते हैं, ठीक है. तो द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम आफ्टर सच कटिंग इज, उसको हम 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कितने % से इंक्रीज करेगा, ठीक है. तो वॉल्यूम अब एक ही चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में कर रहे हैं, एक ही वॉल्यूम के छोटे छोटे टुकड़े में वॉल्यूम कर रहे हैं, चाहे कितना भी टुकड़ा कर लो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ठीक है. एक बाल्टी पानी को अगर आप 10 बोतल में भरेंगे, ठीक है, तो वो वॉल्यूम जो रहेगा पानी का वो उतना ही रहेगा, चाहे आप 25 बोतल में भर दें 100 बोतल में भर दें, वॉल्यूम जो होगा पानी का वो उतना ही रहेगा. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने वाला वॉल्यूम में, ठीक है. तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79. द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिकम्स, ठीक है. अभी जो ऊपर क्वेश्चन हो गया था उसी टाइप का है, सेम नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है. द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बिकम्स,
सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, द ओरिजिनल वॉल्यूम पे क्या हो जाता है, इफ इट्स रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस। ठीक है, अगर ओरिजिनल रेडियस का हाफ हो कर देते हैं हम न्यू रेडियस में, तो उसका वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम V1 हमारा वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और V2 हमारा हो जाएगा पाई। ठीक है, नया आर क्या हो जाएगा, हाफ करना है। ठीक है, रेडियस बिकम हाफ मतलब कि R/2। ठीक है, जो ऊपर आर है वही आर है R1। ठीक है, ये हाफ हो गया उसका, और हाइट सेम रहता है। तो अभी एच से एच, हाइट से हाइट कट गया, पाई से पाई कट गया, तो V1/V2 बराबर क्या आएगा हमारा R1 स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4/R1 स्क्वायर। ठीक है, तो V1/V2 क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा V1/4। ठीक है, तो अभी क्या पूछा, V2 = V1/4, यानी V1 का क्या हो गया 1/4 हो जाएगा। 1/4 तो क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, 1/4 को हम क्वार्टर बोलते हैं, 1/2 को हम हाफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 बचा है, तो क्या हो जाएगा क्वार्टर ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। V1 का V1/4 यानी V1 का क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज D, क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 160 cubic meter of water is to be used to irrigate a rectangular field whose area is 800 square meter। ठीक है, 160 क्यूबिक मीटर का पानी है, वॉल्यूम है पानी का, जिससे हमको इरिगेट करना है एक रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड होगा जिसका एरिया है 800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब हाइट जो होगा, हाइट वही होगा जो पानी की जो हाइट होगी वही हाइट बताना है आपको कि कितना हाइट होगा। इस 160 क्यूबिक मीटर पानी को जब इसमें हम डालेंगे, पूरा फिल करेंगे, तो इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट उतनी ही होगी जितनी ये इसके वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम रहेगा। यानी इसमें अगर हम गुणा कर देंगे हाइट का इस फील्ड में, ठीक है, लेंथ ब्रेथ, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ आपको पता है 800 स्क्वायर मीटर है, अब हाइट आपको पता करना है, तो ये बराबर हो जाएगा किसको 160 क्यूबिक मीटर के। ठीक है, वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, कहीं भी कर दो किसी भी चीज़ में वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो पता है आपको, हाइट आपको पता करना है। ठीक है, तो ये है आपके 800 के बराबर है। ठीक है, जो एरिया है वो 800 है और आपको एच पता करना है, और ये जो है वॉल्यूम है 160 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो एच = क्या हो जाएगा हमारा, और ये 800 क्या है, स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो 160 दोनों का यूनिट देखना है आपको, यूनिट दोनों का सेम है, स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर। ठीक है, मीटर नहीं है, तो 160 डिवाइडेड बाय 800 और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो ये है 160 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, ये हमारा हो गया h। ठीक है, तो h हो जाएगा हमारा 1650 1/5। ठीक है, 1/5 मीटर। तो सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 10 और ये 0। ठीक है, यानी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा। तो आपको 2 मिला इसमें, 20 सेंटीमीटर ये हो गया, और 200 mm हो गया आपका, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो ये 200 हो जाएगा 200 mm। ठीक है, और तीसरा जो है आपका इसका ऑल ऑफ दीज आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि 1/5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर। ठीक है, तो यानी कि तीनों इसके सही है आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज है इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझ के करना है। ठीक है, सारे इसके आंसर सही है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इफ द कॉस्ट ऑफ 11 पेंसिल्स इज ₹9, 10 पेंसिल्स इज ₹90। ठीक है, 10 पेंसिल का कॉस्ट 90 रुपीज़ है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 9 रुपीज़। अभी क्या, देन द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल, आपको 19 पेंसिल का कॉस्ट निकालना है, तो 19 × 9। ठीक है, 19 9 का कितना होता है 171। करेक्ट आंसर इज C, 171। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, 100 persons had फूड प्रोविजन फॉर 24 days। 100 लोगों के खाने का प्रबंध है 24 दिनों के लिए। ठीक,
100 लोगों का यानी खाना रखा है जो 100 लोग अगर खाएंगे तो 24 दिन में खत्म होगा वो खाना। ठीक है, इफ 20% लेफ्ट द प्लेस, अगर उसमें से 20 लोग वहाँ से जगह छोड़ देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, तो जो बचे हुए लोग हैं वो खाएंगे उस खाने को, तो कितने दिन तक वो खाना चलेगा। ठीक है, तो इस बहुत आसान क्वेश्चन होता है, देख के घबराने का नहीं। ठीक है, तो अगर 100 लोग खाएंगे तो 24 दिन चलेगा, तो अगर एक लोग अकेले खाएंगे तो कितना चलेगा, वो कितना चलेगा, यानी 100 लोगों का खाना था 24 दिन चलता था, अगर एक आदमी अगर खाएगा उसको तो 24 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 दिन खा सकता है वो अकेला। ठीक है, 100 आदमी 24 दिन खाएगा तो अकेला एक आदमी कितने दिन खाएगा, 2400 दिन। ठीक है, एक आदमी उसको 2400 दिन में खत्म करेगा, तो 80 यानी 20 लोग चले गए तो कितना कितने बचे, 80 लोग। 80 लोग कितने दिन में इसको खत्म करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे हम 80 से। ठीक है, तो 8 3 24 और 0 1 0 बचा हुआ है, तो कितना हो गया 30। कितने लोग खाएंगे उस खाने को, 80 लोग मिलकर खाएंगे तो 30 दिन तक वो खाना चलेगा आपका। ठीक, करेक्ट आंसर इज 30। ना क्वेश्चन नंबर 83, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डरना नहीं है, देख के 213 इंटू 651 होल पावर -1 है, होल पावर है ये -1। ठीक है, किसी भी उसमें 2 इंटू 3 का पावर अगर कुछ भी है, मान लीजिए 2 है, तो इसका मतलब ये होता है ये एसोसिएटिव ये प्रॉपर्टी है, 2 टू द पावर भी 2 आ जाएगा और इंटू 3 टू द पावर भी 2 आ जाएगा, ये इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे 213 टू द पावर -1 आ जाएगा और दूसरा 657 के ऊपर भी -1 पावर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। ठीक है, 657 टू द पावर -1। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 49y², तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे 3x हो जाएगा a। ठीक है, 9x नहीं होगा, 49y नहीं होगा, x a क्या हो जाएगा आपका 3x और b क्या हो जाएगा 7y, तो 3x प्लस 7y और 3x माइनस 7y, दी इज द करेक्ट आंसर, 3x प्लस 7y इंटू 3x माइनस 7y। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल दैट ए क्वाड्रिलेटरल कैन हैव। एक क्वाड्रिलेटरल में जिसके क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसके चार भुजा हो, यानी 4 साइड्स जिनके हों उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स का सम हमारा 180 होता है, अपोजिट साइड्स का सम 180 होता है, तो इसमें अगर एक ऑब्ट्यूज है तो एक एक्यूट होना ही चाहिए। ठीक है, इन दोनों में भी एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा, या फिर दोनों 90 डिग्री का होंगे। ठीक है, तो क्या इससे पता चला कि हमें मैक्सिमम 2 ही एंगल, मैक्सिमम 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैं बना सकूँ। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे मुझसे, तो मोटिवेशन मिलेगा आगे कुछ और मेहनत करने का। ठीक है, कुछ कमी हो तो वो भी कमेंट करके बताइए क्या कमी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिमिलर हो गए हैं, 1-2 क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर में कोशिश करूँगा थोड़ा और डिफरेंट टाइप का करने का, ताकि प्रैक्टिस हो आपकी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।